हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी ने अपनी स्टडी का एक अच्छा रूटीन बना लिया होगा। तो अभी लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन चल रहा है, तो मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर ज़्यादा ना जाएं, घर पे रहें, सेफ रहें, एंटरटेन करें लेकिन पढ़ते रहें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हुए, उन्होंने मुझे मैसेज किया। शिवम, मुकुल, हैरी, केशव, खुशी, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स चलो अब बताइए कि आप लोगों की इलेक्ट्रिक मोटर चली कि नहीं चली। यानी कि आपने पिछली वीडियो को अगर रिवाइंड करके देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी की इलेक्ट्रिक मोटर चल गई होगी। और यहां आपने इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी अच्छी तरीके से अप्लाई किया होगा। फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करना है और उसके बेस पे हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर को। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने का आइडिया कैसे आया, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसी से ही बात स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमने अभी स्ट्रेट कंडक्टर, लूप कंडक्टर और सोलेनोइड को लिया था। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने करंट को पास किया था। तो जब करंट को पास करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर में से, लूप कंडक्टर में से या सोलेनोइड में से, तो आप लोगों ने क्या देखा था, यहां पे मैग्नेट पैदा होती है, मैग्नेटिज्म पैदा होती है। तो इन सब को देख के यहां हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे की। तो स्टूडेंट्स आज हम इनको साइंटिस्ट बोल रहे हैं, फिजिक्स का साइंटिस्ट बोल रहे हैं माइकल फैराडे। लेकिन एक्चुअली इनके पास साइंटिस्ट बनने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। ये क्या करते थे, एक बुक बाइंडिंग की शॉप पे ये काम करते थे। तो वहां पे जो बुक बाइंडिंग होने के लिए आती थी तो उनमें से जो साइंस की बुक्स होती थी ये उनको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे। तो इनको ऐसे पढ़ते पढ़ते साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। ये उसके बेस पे एक्सपेरिमेंट करने लग गए। तो इनको एक्सपेरिमेंट और या प्रैक्टिकल करने का शौक पैदा हो गया। तो उन्होंने ये वाली स्टडी जब इसकी थ्योरी को पढ़ा तो इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जैसे करंट जो है वो मैग्नेट पैदा कर सकता है, तो क्या मैग्नेट करंट को पैदा नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो मैं आपको भी बता रहा हूं यहां पे। तो इन्होंने क्या किया कि दो मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल मान सकते हैं अपने, कि इन्होंने मैग्नेट पोल, जैसा कि आपने स्टडी किया है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेट ली। इसके बीच में इन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, एक वायर ली, और इस वायर को इन दोनों पोल्स के बीच में एक रैपिडली मूवमेंट दिखाई, यानी उसको फटाफट ऊपर नीचे इस तरह से रैपिडली मूव किया इसको। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, देखो इस टाइम तक जो है ना एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनकी जो है इन्वेंशन हो चुका था। तो इनको पता था, इन्होंने क्या किया कि करंट पैदा, इन्होंने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया था कि मैग्नेट भी करंट जो है पैदा कर सकती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस वायर का कनेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ किया। किसके साथ किया, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन कर दिया। अब थोड़ा मैं यहां पे आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में बता देता हूं, आपने पढ़ा हुआ है। देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है, ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। यानी कि अगर इस सर्किट के अंदर करंट पैदा होगा तो ये बहुत कम अमाउंट में भी करंट पैदा होगा तो उसको डिटेक्ट करके बता देगा, यानी कि डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। साथ में क्या बताता है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको भी बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट का फ्लो जो किधर हो रहा है उसको भी ये बताएगा। तो ये दो काम करता था। अब इसमें क्या होता है ये भी आप समझ लो कि जब इसमें से करंट पास नहीं हो रहा, यानी गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा, तो इसकी नीडल जो है ये जीरो पोजीशन पे रहेगी यहां पे नीडल के अंदर। लेकिन जैसे ही करंट पास होगा तो ये या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, इस राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो है ये डिफ्लेक्शन को शो करेगी इसकी नीडल। यानी जब करंट पास होगा इसमें से तो ये लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है इसकी नीडल, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज थी गैल्वेनोमीटर की, इसको ध्यान रख के हम आगे बात करते हैं। तो जब इन्होंने मूव किया तो अभी जो आपने नॉलेज लिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी
और इसने उसी बेस पे इसको जो है परपेंडिकुलर रख के इसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन किया। तो यहाँ पे क्या देखा उन्होंने, यहाँ पे देखा कि यहाँ गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन को शो कर रही है। इट मींस कि मैग्नेट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो है एक एक्टिविटी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया कि उन्होंने एक नॉन कंडक्टिंग रोल को लिया, यानी कि कार्डबोर्ड का कोई गत्ते का इस तरह से अपने होलो ये रोल ले लिया। इसके ऊपर इन्होंने वायर की जो है इस तरह से कॉइल बना दी। अब स्टूडेंट्स ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई किस तरह से मैं कॉइलिंग करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है इसका कनेक्शन इन्होंने फिर वही गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखना है आपने बैटरी नहीं बना देनी, क्योंकि यहाँ पे हम करंट को देखेंगे कि पैदा हो रहा है कि नहीं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन करेंगे और इसकी सेंटर के अंदर हमने ये नीडल को दिखा दिया, यानी अभी तक इसमें कोई करंट पैदा नहीं हो रहा। तो फिर क्या किया इन्होंने कि एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को इसके पास में यहाँ पे रखा, ठीक है स्टूडेंट्स। बार मैग्नेट भी आपको पता चल गया। तो मान लो इसका नॉर्थ एंड ये वाला और साउथ एंड जो है इधर इसने शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे पास में रख दिया मैग्नेट को, तो यहाँ पे चेक किया कि क्या गैल्वेनोमीटर की नीडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन आया, तो नहीं आया, ठीक है। फिर क्या किया कि इन्होंने इस बार मैग्नेट को इसके अंदर, यानी इस जो सोलेनोइड बना दी इन्होंने कॉइलिंग करके, उसके अंदर फास्ट मूव करते हुए इनसाइड अंदर की तरफ लेके आए। जैसे ही लेके आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं कि इधर ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है राइट साइड। जैसे ही फास्ट लेके आए डिफ्लेक्शन शो किया, ये डिफ्लेक्शन मोमेंटरी हुआ। जब इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी कि मैग्नेट को यहाँ पे छोड़ दिया या पास में लाके यहाँ पे छोड़ दिया, तब जो है वापिस ये नीडल ने जीरो पोजीशन को दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक ऑब्जर्वेशन सामने आई। फिर क्या किया कि इस मैग्नेट को वापिस बाहर की तरफ खींचा, पहले अंदर लेके गए थे, अब फास्ट बाहर की तरफ खींचा। तो जैसे ही बाहर खींचा तो देखा फिर गैल्वेनोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन को शो किया, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट साइड के अंदर थी, यानी डिफ्लेक्शन तो पैदा हुआ लेकिन डायरेक्शन करंट की अलग थी। तो यहां पे ये क्लियर हुआ कि यहां पे मैग्नेट को अंदर लेके गए, ठीक है, या बाहर जब लेके गए तब जो है करंट पैदा हुआ। ये वाला एक्सपेरिमेंट यहां बता रहा है। फिर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि पहले ये फिक्स थी, जो सोलेनोइड बनाई थी ये वाली फिक्स थी, और मैग्नेट को हम मूव कर रहे थे। अब क्या किया इन्होंने कि मैग्नेट को फिक्स कर दिया। अब जो ये इन्होंने कोयल बनाई थी, इस कोयल को फास्ट मूव किया है इसके ऊपर, फिर बाहर की तरफ लेके आए। तो दोनों ही कंडीशन में, जब फास्ट मूव करके लेके गए तो करंट पैदा हुआ, जब इसको स्टेबल कर दिया तब करंट नहीं था, जीरो पोजीशन गैल्वेनोमीटर की। लेकिन जैसे ही वापस बाहर खींचा कोयल को, तब फिर डिफ्लेक्शन पैदा होता है, यानी कि करंट पैदा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से माइकल फैराडे ने ये तो प्रूव कर दिया कि मैग्नेट जो है वो करंट पैदा करती है, मैग्नेट के कारण करंट पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्या कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, यानी इन दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दो, दूसरे को मूव करो, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है करंट पैदा होगा, और इस तरह से जो करंट पैदा होता है उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इस फिनोमिना को, यानी इस फिनोमिनन जिसमें मैग्नेट के कारण इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी का मेन क्रेडिट जो है वो माइकल फैराडे को जाता है। तो कुछ बुक्स के अंदर आपको माइकल फैराडे के साथ जोसेफ हेनरी का नाम भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि माइकल फैराडे अलग काम कर रहे थे और इसी थ्योरी पे दूसरे जोसेफ हेनरी वो अलग जगह पे अपना इंडिपेंडेंट अलग काम कर रहे थे। तो लेकिन सबसे पहले जो पब्लिश किया था अपना वर्क वो माइकल फैराडे ने किया था, इसलिए मेन क्रेडिट जो है माइकल फैराडे को जाता है। लेकिन जोसेफ हेनरी ने भी अच्छा काम किया था इसके ऊपर। उन्होंने बताया था कि इन दोनों के रिलेटिव मोशन के बिना भी करंट इंड्यूस्ड कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेट के कारण करंट इंड्यूस्ड होता है, वो कैसे होता है इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आप जानते हैं कि बाहर मैग्नेट के अराउंड क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए आप यहाँ पे क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं इस तरह से जो है शो कर रहा हूं, और आपको ये ध्यान है कि किधर से ये एमर्ज करेंगी और किधर ये एंटर करेंगी, ये भी आपको सब ध्यान है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात को ध्यान रखते हुए
ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है, इंड्यूस करंट कैसे पैदा होता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि देखो जब हम मैग्नेट को लेके इसके पास आ रहे हैं यानी कि मूव करवा रहे हैं, तो देखो यहां पे ये सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जब इसको लेके आएंगे तो आप सपोज करो ये मैं इसको थोड़ा यहीं पे इंक्रीज करता हूं, ये वाली मैग्नेटिक लाइन जो फील्ड लाइंस हैं ये वाली, ये इसके अंदर एंटर करेंगे। ये इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूं, जब पास में ला रहे हैं तो इस कंडक्टर के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगे। यानी कि पहले जो कंडीशन क्या थी कि जब मैग्नेट थी जो दूर थी तब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं था, यानी कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही पास में लेके आए तो इस कोयल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे पहले नहीं थी अब आ गई। तो यहाँ पे एक थ्योरी बन चुकी थी कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड या किसी कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो वहां पे करंट इंड्यूस्ड होगा। तो अब देखो पहले कोई लाइन नहीं थी, जैसे ही आप फास्ट मूव करके लाए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो था अब कुछ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब हमने यहाँ पे रख दिया तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आना था वो आ चुका है, अब चेंज नहीं हो रहा, यानी आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लेकिन चेंज नहीं हो रहा। जब तक चेंज नहीं होगा करंट पैदा नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेट पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन वापस जीरो हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको उठा के बाहर लेके जाते हैं। यानी कि पहले मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, जैसे ही मैग्नेट को बाहर लेके जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को कम करते जा रहे हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी तो क्या होगा, फिर चेंज होगा। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चाहे ज्यादा हो या कम हो, चेंज हो रहा है तो चेंज होते ही करंट इंड्यूस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही मैग्नेट को अंदर लेके आते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। रख दिया, कोई चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे करंट पैदा नहीं होगा। जैसे ही लेके जाओगे मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज हो रहा है, आप कम कर रहे हो उसको, तब भी करंट पैदा होता है। ठीक है, तो इसको इंड्यूस करंट। तो स्टूडेंट्स अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे आपने ये भी लिख देना है, द करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस वे इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये डेफिनेशन लास्ट में इसलिए लिखवाई है कि अब सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स यहां इस एक्टिविटी को देख के यहां पे एक आइडिया आया कि यहां पे जो करंट पैदा हो रहा है वो बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर पैदा हो रहा है, तो क्या हम इस करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं? तो वो भी एक्सपेरिमेंट किए कि बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे? ये जो मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, ये जो कोयलिंग है इसकी कोयलिंग को बढ़ा दो, इनकी जो रिलेटिव मूवमेंट है मोशन को बढ़ा दो इनकी, तो इससे क्या होगा कि एक बड़े मैग्नीट्यूड का करंट पैदा हो गया। तो यहाँ पे बड़े मैग्नीट्यूड के करंट को फाइंड करने के लिए, जिसको हम वेरियस पर्पस में आगे यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो है इन्वेंशन हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम अब पढ़ते हैं अभी इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि देखो स्टूडेंट, जब आप मैग्नेट को लेके आ रहे थे इधर, तो इसने शो किया, गैल्वेनोमीटर ने राइट साइड में डिफ्लेक्शन को शो किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है ये इस तरह से मूव कर रहा है इधर। ठीक है, और जब आप वापस इसको निकाल के लेके गए तो इसने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ, करंट दूसरी साइड यानी रिवर्स डायरेक्शन में, यानी जैसे ही आप मैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो करंट जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। लेकिन ये कैसे पैदा होता है, ये किस तरह से लेफ्ट राइट डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसको भी बड़े अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग है ये भी, इसको हम जब दो कोयल की हेल्प से EMI की बात करेंगे तो वहां मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। करंट या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो चलिए पहले समझते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बिल्कुल इजी, जैसा लेफ्ट हैंड रूल था बस वैसा ही राइट हैंड रूल है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या काम करता था, वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर किधर मूव कर रहा है उसको बताता था। और अब यहां जब भी आपने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। अब हमने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करने के बजाय हमने राइट हैंड की 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। कहानी वही है, 3 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, वही फादर मदर और चाइल्ड, वही बात है। लेकिन जिसको हमने फाइंड करना है इंड्यूस्ड करंट, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे, पहले 2 फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। कैसे कि इफ 4 फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ फोर्स हमने खुद लगाना है तो एक करंट पैदा हुआ, इंड्यूस्ड करंट, तो मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को अभी हम अप्लाई करेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर में, तो वहां ये और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। तो मैंने बताया था कि यहां मैं आपको क्लियर करूंगा कि डीसी और एसी जनरेटर या डीसी करंट या एसी करंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 टाइप्स के जनरेटर में ऐसा जनरेटर जो डायरेक्ट करंट देगा उसको हम डीसी जनरेटर बोलेंगे, और जो अल्टरनेटिव करंट देगा उसको हम एसी जनरेटर बोलेंगे। तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इफ अ करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो वो करंट डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन ऐसा करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरह से, तो ये होगा अल्टरनेटिव करंट। तो डायरेक्ट करंट को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर डीसी को हम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट नहीं कर सकते, लेकिन एसी करंट को हम जितनी दूर चाहें ट्रांसमिट कर सकते हैं। कि पावर हाउस यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है कितनी दूर होता है और हमारे घरों तक ये लाइट पहुंचती है, तो ये वाला करंट कौन सा होता है? एसी करंट। तो आपने याद रखना है कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट आ रहा है। तो इसको विदाउट एनर्जी का लॉस किए हम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को ज्यादा लंबा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल, आप लोगों के घर में जो इन्वर्टर है वो हमें डीसी करंट दे रहा है, डायरेक्ट करंट दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास जो सेल बैटरी होती है, छोटे सेल होते हैं, उसमें से जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एसी करंट, अभी जैसे मैंने बताया कि जहां ये पावर हाउसेज हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो वाला करंट कौन सा होता है? एसी, अल्टरनेटिव करंट। अब आपने एक और देखा होगा कि जो लोग गांव से शहर कोई काम के लिए आते हैं या रात को आना जाना पड़ता है, तो उनके साइकिल के ऊपर एक डायनामो, टायर के साथ जो है, रिम के साथ एक डायनामो लगा होता है, जो उनके हैंडल के ऊपर लगी बैटरी को जो है वो लाइट देता है। तो टॉर्च को जो लाइट देता है ये डायनामो, ये करंट जो है वो एसी जनरेटर की तरह काम करता है, अल्टरनेटिव करंट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डीसी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, दोनों में से किसी को भी एक्सप्लेन करना हो तो दोनों की स्टार्टिंग एक जैसी होगी। कैसे? कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर की डेफिनेशन को लिखना है, उसके बाद उसके प्रिंसिपल को लिखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इट इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सिंपल बात, आपको पता है, ऐसी मशीन है जो करंट पैदा करती है। अब साथ में क्या लिख सकते हैं? एनर्जी का कन्वर्जन। कैसे? इट यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी आपको क्लियर है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब प्रिंसिपल, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। लेकिन आपने इतने से काम नहीं चलाना, आपने यहां थोड़ा बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो यहां पे प्रिंसिपल में आपने वो बताना है। तो इस डायग्राम को देख के आप इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल को, और यहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे? कि व्हेन अ कॉइल कंडक्टर, क्योंकि जनरेटर में हम ये कॉइल कंडक्टर ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, व्हेन अ कॉइल कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ करंट इज इंड्यूस्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बात आपने इसके अंदर साथ में लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो यहां से डीसी और एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिफरेंस भी आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डीसी जनरेटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको अभी बताया था कि मोटर को, डीसी मोटर को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो यहां पर डीसी जनरेटर भी आपका तैयार हो गया। फर्क क्या आएगा? देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने पहले डायग्राम बनाना है और डायग्राम के साथ उनके जो मेन पार्ट्स हैं उनके नाम बताने। ठीक है स्टूडेंट, जो आपने डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर के लिए बनाया था सेम ही डायग्राम है, लेकिन जो फर्क है, जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, वो देखो, अब यहाँ पे करंट को हमने लेना है, करंट को प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे आपने बैटरी नहीं लगानी, ये ध्यान कर लेना। यहाँ स्टूडेंट्स बैटरी मत लगा देना, क्योंकि हम करंट को लेना है, करंट देना नहीं है। ठीक है,
बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर लग जाएगा जो हमें बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो मेन पार्ट देखो आर्मेचर ABCD। तो वही बात जैसे हमने पहले लिखा था रेक्टेंगुलर कॉइल, तो यहां मैंने बताया था कि हमें हाई मैग्नीट्यूड का करंट चाहिए, इसलिए हम ज्यादा कॉइलिंग वाली और उसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड किया होता है, तो हम यहाँ पे आर्मेचर ही यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक पोल्स NS, तो NS मैग्नेटिक पोल ले लिए। तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या कि यहाँ पे आप SN भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, यानी कि पोल्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने एक जैसी ही आदत बनानी है कि अगर आप यहाँ पे NS लिख रहे हैं तो NS लिखते आइए, क्योंकि यहाँ पे जब हम रूल फॉलो करेंगे, जो अब यहाँ पे देखो वहां लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे मोटर के अंदर, यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो वहां पे डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसको ध्यान से करना है आपने। ठीक है, तो एक ही आदत बनाई होगी तो आपको कोई कंफ्यूजन या कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैग्नेटिक पोल्स के बाद कोमुटेटर स्प्लिट रिंग, जो मैंने आपको बताया था, ये S1 S2 ये स्प्लिट रिंग है, इसको कोमुटेटर बोलते हैं क्योंकि इसने करंट की डायरेक्शन को चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद कार्बन के ब्रशेस, तो कार्बन के ब्रशेस C1 C2 ये हो गए। उसके बाद ये एक्सल, जो डॉटेड लाइन से मैंने यहां बनाई है, ये एक्सल है, या इसको हम बोलते हैं शाफ्ट रोटेटिंग रोड है, जो ये हमारी जो कोयल है इसको मूव कराएगी। ठीक है ना, इसको मूव करेगी। अब उसके बाद क्या लिखा, गैल्वेनोमीटर, तो यहां पर बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर आ गया, बाकी स्ट्रक्चर सारी सेम है एज अ डीसी मोटर की तरह। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं वर्किंग की बात। अब वर्किंग कैसे, देखो स्टार्टिंग के अंदर हमने जो ये आर्मेचर है या कोयल है, इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेस किया हुआ है, तो ये मैग्नेटिक पोल के अंदर जो है ऐसे फिक्स है। अब आपने क्या एज्यूम करना है कि ये जो रोड है, क्योंकि यहां हमने करंट देना नहीं है, करंट को पैदा करना है और यहां पे फोर्स आपने लगाना है। तो जनरेटर जो है आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको ये मोटर के अंदर दिखाया था, ये जो है चीज आप देख रहे हो, ये छोटी बनाई हुई है मैंने, ये क्या है आपकी एक्सल है, सिलेंड्रिकल रोड है, इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्प्लिट रिंग लगी हुई है, तो आपको दिखाइए कटी हुई रिंग, यानी कि एक रिंग ये वाली और एक रिंग ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर कनेक्शन है हमारे इस कोयल का या इस आर्मेचर का। तो हम इस जब रोड को मूव कराएंगे तो ये पूरी की पूरी जो है हमारी कोयल मूव करेगी इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अंडरस्टैंड करना है। जनरेटर आपने देखा हुआ है, तो इस एक्सल के ऊपर यहां पे या इस साइड में कहीं पे भी हम हैंडल लगा सकते हैं एज ए कन्वीनियंट, जहां हमें वो मशीन बनाने में कन्वीनियंट रहेगा तो वहां पे हम हैंडल लगा देंगे। उस हैंडल से हमने इसको रोटेट करना है, घुमाना है। ठीक है स्टूडेंट, आपने जनरेटर देखा हुआ है, तो यहां पर फोर्स हम लगा रहे हैं, मैग्नेटिक पोल यहां पे मैग्नेटिक पोल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड वो अवेलेबल है। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, फोर्स आप लगा रहे हैं, तो तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने इसको घुमाना शुरू किया, तो अब आप देखो जब इसको आप मूव करेंगे तो मूवमेंट भी आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसी भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लेना है कि आपको लिखते वक्त कोई मिस्टेक ना हो। अब इसको मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो अब देखो बेटा ए बी जो साइड है ये डाउन जाएगी या अप आएगी, तो क्लियर है, जब इसको मूव करें एंटी क्लॉकवाइज तो ये नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन दे देंगे कि फोर्स जो है नीचे लग रहा है, ए बी साइड मूविंग डाउनवर्ड। सीडी पे कैसे फर्क पड़ेगा, सीडी जो है वो अपवर्ड आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये जब प्रोसेस शुरू होएगा तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही आप किसी कंडक्टिंग कॉइल को मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहां पे करंट इंड्यूस्ड होगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। तो जो अक्सर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां जनरेटर में हमने राइट हैंड रूल यूज करना होता है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अपनी लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके बैठे होते हैं, तो इससे रिजल्ट वो गलत निकाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी चेक करते हैं अपने, देखो ए बी साइड डाउनवर्ड जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी आपको क्लियर होगी, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अपने राइट हैंड अप्लाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये फोर फिंगर किधर जाएगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन में, और फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है। देखो स्टूडेंट्स, फोर्स आपका थंब जो है वो इनटू द व्हाइट बोर्ड जा रहा है और ये फोर फिंगर आपकी जो है डायरेक्शन कर रही है नॉर्थ टू साउथ।
अब देखो आपकी मिडिल फिंगर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रही है, तो ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो हम यहां बता सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो है B to A मूव करेगा। यहाँ पे इस जो साइड के अंदर करंट पैदा होगा B to A। अब यहां चेक करते हैं C to D, यहाँ पे क्या होगा, CD आर्म के अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड वही। अब फोर्स जो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ, देखो स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स जो है ऊपर की तरफ। तो अब आप देखो आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इंडिकेट कर रही है, मिडिल फिंगर अप साइड की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो करंट पैदा होगा वो अप साइड, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पे जब हमने इसको स्टार्ट किया तो करंट की डायरेक्शन आपको कैसे मिली, वो मिली आपको DC इस तरह से BA, DCBA, ये करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको समझ आ गया, AB और CD को हमने इकट्ठा मिला लिया क्योंकि करंट फ्लो जो है वो एक डायरेक्शन बन गई, इसका साइकिल एक ही बन गया। अब यहां से जो करंट बाहर आएगा वो देखो किधर से आएगा, S1 से होता हुआ किधर जाएगा, C1 के अंदर। तो C1 से बाहर होता हुआ ये करंट जाएगा C2 की तरफ, यहाँ पे C2, फिर ये S2, यानी साइकिल पूरा कर दिया इस तरीके से। अब जो हमने ध्यान रखना है मेन, कि जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो करंट जो आपको आउटर सर्किट में मिला वो कहां से कहां मिला है, C1 से C2 की तरफ। तो आपने यहां पे ध्यान रखना है कि हमें जो करंट मिल रहा है वो C1 से C2 मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका जब हाफ रोटेशन हो गया तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा वो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखो स्टूडेंट, हाफ रोटेशन के बाद की कंडीशन, ध्यान देना बिल्कुल वैसे ही, मोटर को मैंने बोला था कि दोबारा पढ़ लो, इसीलिए बोला था दोबारा देख लो। तो यहाँ पे जब ये साइड इंटरचेंज हो गई तो यहाँ पे क्या आ गया आपका CD और इधर आ गया BA। लेकिन हम क्या है, हैंडल को जो मूव कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या होगा कि CD ये डाउनवर्ड जाएगी और AB ये अपवर्ड आएगी। तो जब इसको मूव नीचे कर रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे N और S ये फिक्स है आपके पोल्स की, तो वैसे ही जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो C से D यानी करंट इस कंडीशन में पैदा जैसे हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड जो आर्म है उसमें करंट नीचे की तरफ ही पैदा होगा डाउनवर्ड, ये करंट इस तरह से, और इसमें अपवर्ड पैदा होगा। ये आप जैसे मैंने यहाँ पे रूल फॉलो किया था वैसे आपने यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फॉलो करना है। ये करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। अब देखो आफ्टर हाफ रोटेशन आपके पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, A to B, ABCD। तो ये वाला करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब देखो जब हम मूव कर रहे हैं, इसको मूव किया, एक्सल को मूव किया, तो देखो S1 और S2 इन्होंने भी अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर लेना है। यहाँ पे S2 आ जाएगा, यहाँ पे S1 आ जाएगा। तो ABCD से होता हुआ यहाँ से D के बाद कहाँ आएगा, S2, और S2 के बाद क्या आएगा, देखो C1, S2 के बाद आएगा हमारा C1, तो C1 के बाद आएगा C2, और C2 के बाद आएगा ये S2 के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया था कि एक मेन खास बात जो याद रखनी है कि आउटर सर्किट के अंदर हमारा जो करंट का फ्लो है वो कैसा नजर आ रहा है आपको, देखो C1 to C2। हाफ रोटेशन से पहले जो करंट की डायरेक्शन थी आउटर सर्किट के अंदर वो C1 to C2 यही थी, और उसके बाद भी C1 to C2, यानी कि करंट हमेशा ही जैसे हम मूव करते रहेंगे C1 से C2 की तरफ ही मूव करेगा। इस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सेम ही रह रही है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए इस करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये हमारा जनरेटर हो गया डायरेक्ट करंट, जो DC जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसकी वर्किंग को समझने के लिए जैसा हमने मोटर के अंदर अंडरस्टैंड किया था सेम वैसा ही है स्टूडेंट्स। तो देखो ये आर्मेचर जब मूव करेगा तो इसकी वर्किंग में हमने सिंपल सी बातें लिखनी है कि इन स्टार्टिंग द कोयल इज लाइंग हॉरिजॉन्टली बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट मूविंग, तब इसको मूव स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्शन बतानी है आपने कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो AB डायरेक्शन यानी ये वाली जो साइड है AB साइड, ये किधर जाएगी, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, इस तरह से तो हमने बताना है कि AB साइड विल मूव डाउनवर्ड एंड CD साइड विल मूव अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, अब देखो जब ये मूव करेंगे तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे काफी सारी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होता है किसी कंडक्टर के अराउंड
मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो वहां पे करंट इंड्यूस्ड होगा, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। अब ये करंट जो इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसकी डायरेक्शन जो है करंट की किधर होगी, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि एबी के अंदर जो डायरेक्शन है करंट की वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। जब ये मूवमेंट होके इधर आ जाएगी सीडी साइड, तो सीडी के अंदर भी ये जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो नीचे की तरफ जाएगी, यानी हर बार जो करंट है वो C1 से C2 की तरफ जाएगा, तो ये एक ही डायरेक्शन रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं एसी जनरेटर की, तो डेफिनेशन सेम, उसका प्रिंसिपल सेम। अब कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग में जो डिफरेंस आएगा उसको बड़े ध्यान से देखना और सुनना है आपने। तो चलो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बेसिक वही है, लेकिन आप भी मेरे साथ फटाफट बनाएं। डायग्राम के अंदर जो डिफरेंस आएगा उसको मैं साथ साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना होता है, आर्मेचर को, यानी कि हमारे रेक्टेंगुलर कोयल को हमने ये ड्रॉ किया। अब इसके बाद जो है हमारी मैग्नेटिक पोल, तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है। तो मैंने बताया था NS आप फिक्स रख लो, आपको परेशानी नहीं होगी, कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये पोल हो गया NS। अब इसके बाद जो डिफरेंस है स्टूडेंट, तो उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने स्प्लिट रिंग की जगह पे कुछ और बनाना है, वो है स्लिप रिंग्स। यहाँ पे स्लिप रिंग, तो उसको कैसे बनाना है वो थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ स्लिप रिंग्स, तो ये मेटल की पूरी रिंग है, ये टूटी हुई नहीं है, पूरी है। एक यहाँ बनाई और दूसरी भी मैं यहाँ पे उसके नीचे बना रहा हूँ। तो ये आपने डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाना है। अब दूसरी चीज जो आपने ध्यान करनी है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्लिप रिंग। ये हो गई S2 और ये हो गई S1। तो मैंने S2 और नीचे S1 क्यों दिया वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, इसके नाम वही देंगे अपने A, B, C एंड D। अब अपन क्या करेंगे कि जो ये A वाले पार्ट, A वाला एंड है, उसका कनेक्शन मैं यहाँ पे इस वाली नीचे वाली स्लिप रिंग से कर रहा हूँ। तो यानी कि इसमें से मैं पास कर रहा हूँ, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ, इसमें से पास होके ये कनेक्शन जो है इसका S1 से किया मैंने, ठीक है। इसको आपको मैं दिखाऊंगा, अभी क्लियर कर दूंगा। जो ये D एंड है इसका, तो D एंड का कनेक्शन जो है मैंने इस स्लिप रिंग से कर दिया, यानी ये मेटेलिक है, करंट को पास करने के लिए इनके साथ ये कनेक्शन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना होता है, इनके साथ हमने कार्बन के ब्रशेस को अटैच करना है। तो कार्बन के ब्रशेस को देखो मैं कैसे अटैच कर रहा हूं। तो ये एक कार्बन का ब्रश और ये दूसरे कार्बन का ब्रश। अब नाम भी इसके अकॉर्डिंग देंगे, S1 के साथ जो है वो इसको हम C1 दे देंगे और S2 के साथ जो है इसको C2 देंगे। अब इनका कनेक्शन आपस के अंदर कहीं भी आप दिखा दो, तो इसको चाहे हमने यहाँ पे दे देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हमने G लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, अच्छा एक चीज रहेगी, क्या रहेगा देखो। तो यहाँ हमने जो है एक्सल को नहीं लगाया, यानी कि यहाँ डॉटेड लाइन से आपने रोटेटिंग रोड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये शाफ्ट को यहाँ पे लगाना है, तो इसको अपने लिख देंगे शाफ्ट। अब आपको पता है ये जनरेटर है, तो हमने मूव करना है, तो इसको मूव भी हम एक ही साइड के अंदर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम वही कंडीशन, देखो स्टार्टिंग के अंदर ये जो हमारी कॉइल है आर्मेचर है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर है। जैसे ही हम इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये नाम दोबारा लिख देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा कि स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं नाम लिख रहे हैं, फर्स्ट क्या लिखना होता है, आर्मेचर, वो आपको पता है, आर्मेचर ABCD, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल। दूसरा हमने क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स, तो मैग्नेटिक पोल्स पता है आपको कौन कौन से हैं, N और S पोल्स। तीसरा हमने क्या देना होता है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने स्लिप रिंग्स लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर S1 S2 स्लिप रिंग्स, और फोर्थ नंबर पे आपके कार्बन के ब्रशेस, उनका नाम भी आपने C1 और C2 दे दिया। अब फिफ्थ नंबर पे आपकी क्या है, शाफ्ट, या जिसको आपने बोलते हैं एक्सल, और सिक्स नंबर पे आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये वाला। अब देखो स्टूडेंट्स, वर्किंग के अंदर जैसे ही आपने इसको मूव करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली जो रोड है साइड AB साइड, ये नीचे की तरफ जाएगी, तो इसका हम इंडिकेशन जो है नीचे की तरफ दिखा देंगे, ठीक है। ACD आर्म,
ये वाली साइड जो है ये ऊपर की तरफ आएगी, इसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ रख दिया। यहाँ पे हम F लिख सकते हैं क्योंकि हम मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे इसको अप एंड डाउन करने के लिए। तो देखो अब जैसे ये मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनको ये कट करते हुए जाएंगे। तो जैसे ही कट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट पैदा होगा। अब ये करंट की डायरेक्शन किधर पैदा होगी इसको चेक करने की हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है। तो स्टूडेंट्स कैसे, देखो ये ए बी साइड डाउनवर्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो देखो हमने क्या करना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ, ठीक है, और फोर्स हमारा नीचे की तरफ ला रहा है, इसको नीचे की तरफ, यानी थंब हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। अब देखो करंट जो है हमारा, यानी कि ये वाली फिंगर जो आपको मिडिल फिंगर है, तो ये बताएगी इंड्यूस्ड करंट को। तो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है ए बी साइड के अंदर वो नीचे की तरफ पैदा हो रहा है, ठीक है। अब सी डी में चेक करेंगे तो वही सिस्टम रहेगा, लेकिन अब जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो दिखाएगी करंट जो है सी डी सी की तरफ से, इस तरह से ऐसे। तो अब स्टार्टिंग के अंदर आपको जो करंट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, आपको डी सी बी ए इस तरह से मिल रहा है स्टूडेंट। अब इसके बाद जो करंट फ्लो होगा ये वाला, ये किधर जाएगा, देखो स्टूडेंट ये करंट आपने ध्यान देखना है कि यहाँ पे S2 से कनेक्ट नहीं है, ये ध्यान देना है। इस जो वायर की कनेक्शन है वो S1 के साथ है, तो यानी करंट बाहर जा रहा है C1 से C2 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ डाउट हो सकता है, वो मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ये बना रखी है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर है इस तरह से। देखो ये ए बी साइड है, ए बी, ये सी डी, ठीक है। ए बी का कनेक्शन जो है ये वाली दो स्लिप रिंग्स हैं, तो इनमें से जो वायर जो है पास हो रही है, अब आपको दिखाता हूं, ये पास हो रही है इसमें से, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये नीचे जाके S1 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसमें से जो करंट पास होके आएगा वो S1 में जाएगा, ठीक है। अब सी डी से जो कनेक्शन है वो है स्लिप रिंग 2 का, S2 का कनेक्शन है। अब इसमें से जो करंट आएगा वो यहाँ इधर जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से मूव करेंगे, तो अब आपने देखना जैसे मूव कर रहा हूं मैं, तो देखो पहले क्या था कि इसके अंदर जो हमने किया था स्प्लिट रिंग के अंदर, तो जैसे आप मूव करते हैं तो ये स्प्लिट रिंग भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। S1 S2 यानी कि जो कार्बन के ब्रशेस की अटैचमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। डीसी जनरेटर में जो कनेक्शन है C1 और C2 का वो चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें देखो आप ये पूरी की पूरी मूव होती रहेंगी ऐसे। इनके साथ जो कनेक्ट हैं कार्बन के ब्रशेस वो इसके ऊपर ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो कोई कनेक्शन चेंज नहीं है, पूरे साइकिल के अंदर जो कार्बन का ब्रश जिस स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट है उसी के साथ रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह की सेटिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन जो है किस तरह से एसी करंट मिलेगा हमें। तो फर्स्ट में देखो DCBA से होता हुआ कहां गया, ये S1 के अंदर, S1 से गया ये C1 के अंदर, फिर गया ये C2 के अंदर, और C2 से फिर ये चला गया पूरा ये S2 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। ये साइकिल इस तरह से पूरा हुआ। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आउटर सर्किट के अंदर आपने मेन फोकस रखना है इसको, ठीक है ना। इसको ध्यान करने के बाद C1 से C2 करंट गया, ठीक है। ये अब देखो हाफ रोटेशन के बाद कंडीशन क्या होगी, यानी कि हाफ रोटेशन हो गया और उसके बाद जो है इंटरचेंज होगी साइड, तो यहां पे आपका ये सी डी और इधर आ गया आपका ये ए बी, ठीक है स्टूडेंट। अब पोल वही है, फिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, देखो ये वैसे मूवमेंट कराएंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करानी है हमने। अब सी डी आर्म ये नीचे की तरफ जाएगी और ए बी आर्म ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन रहेगी, यानी जो आर्म यहाँ पे रहेगी एन साइड के पास में लेफ्ट साइड में, उसके अंदर करंट जो फ्लो करेगा वो डाउनवर्ड ही करेगा, ये वाला नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अप्लाई कर लेना। अब देखो जब सी डी से करंट बाहर जा रहा है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे देखो पहले वाली कंडीशन ये थी, यहां से करंट गया था S1 को, S1 से गया था ये C1 को, C1 से C2। अब पोजीशन को चेंज कर रहा हूं मैं, हाफ रोटेशन के बाद ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। अब करंट जो है वो यहां से CD से नीचे की तरफ आ रहा है, CD से नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स यहीं पे रुक जाएगा, ये कनेक्शन किससे हो जाएगा, जब CD से नीचे आएगा तो कनेक्शन S2 से है, तो S2 में से करंट बाहर जाएगा, तो S2 से कनेक्ट कौन है, C2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब इस आर्म से नीचे कनेक्शन आ रहा है, करंट आ रहा है नीचे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा S2 से। तो
तो S2 के साथ कनेक्ट कौन है, C2 से, यानी हाफ रोटेशन के बाद जो आपकी डायरेक्शन रहेगी फ्लो, देखो पहले कैसे मिल रहा था, अब मिल रहा है आपका कनेक्शन ABCD से होता हुआ, तो CD से होता हुआ जाएगा S2 के अंदर, S2 के बाद जाएगा C2 के बाद कहां जाएगा ये C1 के अंदर गया, तो फिर ये S1 के अंदर। अब मैंने कहा था कि फोकस यहीं पे करना है, कार्बन के ब्रशेस को ध्यान रखना है कि पहले वाले हाफ रोटेशन के अंदर C1 से C2 था, अब वाले में क्या होगा C2 से C1, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद ये डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद ये चेंज होती जाएगी, पहले C1 से C2 फिर C2 से C1, इस तरह से डायरेक्शन जब चेंज होती जाएगी तो इस तरह का करंट जो हमें मिलेगा वो अल्टरनेटिव करंट मिलेगा। तो इस तरह से ये वर्किंग होती है एसी जनरेटर की। कोई आपको डाउट आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेरे को लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट्स, मेन इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे एक छोटा सा टॉपिक जिसपे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिस्कस करेंगे विद 2 कॉइल्स के साथ, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए हुए हैं कि उन्होंने कुछ और बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार करें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।